नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल भारत में साइलेंटली कई विज्ञान की किताबों में वेद का विज्ञान घुसेड़ा जा रहा है और कुछ लोग घुसेड़ भी चुके हैं। इनमें से एक नाम है क्लास 11th की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। इस किताब के चैप्टर 21 में, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, पेज नंबर 444 में ये लिखते हैं, द ग्रेट इंडियन टैलेंट्स इन द वैदिक एज हैड द नॉलेज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये बता रहे हैं कि वैदिक एज में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में नॉलेज थी भारतीयों को। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये कितने सही हैं या कितने गलत हैं। फिर ये इसी में आगे ऋग्वेद का फर्स्ट मंडल का 50 सूक्त और उसका 4th मंत्र का हवाला देते हुए लिखते हैं, योजना नाम सहस्त्रा दवे दवे सते दवे च योजना अकेन निमिषार्धेन कर्मणा नमोस्तुते। और इसका मतलब ये बताते हैं कि इसमें ये लिखा है कि हाफ निमिष में स्पीड ऑफ लाइट 2202 योजन मूव करती है। और इसके आगे ये योजन का कन्वर्जन बताते हैं। फिर श्रीमद् भागवत गीता से निमिष का यूनिट बताते हैं और इस तरह से ये बताते हैं कि जो आज का स्पीड ऑफ लाइट जो एसआई यूनिट में 3 × 10⁸ है, उसी के करीब करीब ये आता है। अब जब इनने ऋग्वेद का हवाला दिया है तो फिर मैं आपको ऋग्वेद खोलकर दिखाता हूँ। चेक कर लेते हैं कि ऋग्वेद में ये मंत्र दिया भी हुआ है या नहीं, या ऐसे ही फर्जी ये प्रचारित किया जा रहा है। ये ऋग्वेद है गायत्री परिवार का, यह प्रथम मंडल है। तो इसमें प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का 4th मंत्र ये है पेज नंबर 71 पे। और ये मंत्र वही नहीं है, गायत्री परिवार का है वेद। तो हो सकता है कि भाई वेद मंत्र उनने कोई और सा वेद का देख लिया हो। तो चलिए आर्य समाजियों का ही वेद उठा लेते हैं, क्योंकि आजकल वही वेद से विज्ञान टपका रहे हैं। ये है आर्य समाजियों का वेद, दयानंद सरस्वती का भाष्य है और इसमें भी वही सेम श्लोक है 4th मंत्र पे। तो यहाँ भी कोई स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं हो रही है और उनने जो मंत्र दे रखा था वो भी इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग भी मैच करके देख लेना, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ये तो बात इनकी पूरी तरह से गलत हो गई कि ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 4थे मंत्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। लेकिन यहाँ पे गलती ये है कि इन्होंने जीवी रागाराव का तो हवाला दे दिया, लेकिन खुद ही वेरीफाई नहीं किए कि ऋग्वेद में ये मंत्र लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से आप आसानी से कह सकते हैं गलत है, एक्सपोज हो गए, ऐसा तो कुछ ऋग्वेद में दिया ही हुआ नहीं है। उन्होंने गलत कोट यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, उन्होंने ये जो नाम दे रखा है जीवी राघव राव, आइए इसका भी चेक कर लेते हैं। अब इसी कोट को उठाकर मैंने गूगल पे टाइप कर दिया। अब वहाँ से बहुत सारे मुझे इस पर आर्टिकल्स मिल गए और वहाँ से मुझे पता चला कि वास्तव में ये ऋग्वेद का श्लोक है ही नहीं, बल्कि एक सायण नाम के दरबारी कवि का है, जो साउथ के विजयनगर एम्पायर में दरबारी थे। राजा का नाम था बुक्कावन। इसी खोज के दौरान मुझे एक और प्रोफेसर जिसका नाम है सुभाष काक, उसका एक रिसर्च पेपर मिल गया। यह प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में है। यह प्रोफेसर महोदय ने भी इसमें गेम कर रखा है। इन्होंने भी उस सायण को 1315 से 1387 ईस्वी के बीच में बता रखा है और ये 1998 का ये पेपर है जो सन 2000 में करेक्ट हुआ है। इस एब्स्ट्रैक्ट में ये बताते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सायणा ने खोज निकाली थी और वही कहानी जो H.C. वर्मा बताते हैं वही सेम कहानी इसने भी बता रखी है। अगर इनके कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन में ये लिखते हैं, सयाना वैल्यू एज स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी कंसिडर्ड द मोस्ट एस्टोनाइजिंग ब्लाइंड हिट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मतलब गेस करके बताया गया। तो यहाँ से आपका माइंड ठनक जाएगा कि भाई जब भी साइंस कोई एक्सपेरिमेंट करता है, रिजल्ट देखता है, उसके आधार पे कंक्लूजन निकलता है, लेकिन यहाँ तो ब्लाइंड हिट की बात हो रही है, हिट एंड ट्रायल की बात हो रही है और ये सच भी हो जा रहा है। यानी कि जो सयाना के नाम पे जो मंत्र पेश किया गया है, उस मंत्र लिखने वाले को पहले से ही स्पीड ऑफ लाइट पता है और बस उसने उसके आधार पर मंत्र की रचना कर दी है। दरअसल ऐसा कहने के कई सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। पहला वैलिड पॉइंट तो ये है, जो सयाना नाम बताया जा रहा है 14वीं शताब्दी में, उस सदी में कोई स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा था, ये बड़ा सोच के हास्यास्पद लग रहा है। और बता रहे हैं कि ग्रेट इंडियन टैलेंट्स इन द वैदिक एज हैड अ नॉलेज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब बताइए 13वीं 14वीं शताब्दी में वैदिक एज था? नहीं था ना। उस समय तो गुलाम वंश और जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो भारत पे पूरी तरह से हावी हो रहे थे। तो उस एज को इन्होंने वैदिक एज बता दिया, क्योंकि उनकी बातें पूरा भारत के नौजवान पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें आलतू फालतू कुछ भी बिना जांच किए हुए इतिहास के नाम पे घसीट दें। दूसरा सवाल ये उठता है कि सायण जो है बुक्कावन के दरबारी थे, तो ऐसा नहीं पाया गया कि 14वीं शताब्दी में इन्होंने कोई
एक्सपेरिमेंट किया था। बिना एक्सपेरिमेंट के ही इन्होंने कोई रिजल्ट दे दिया। ये बड़ा हास्यास्पद सा बात है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट बताया था तो उसका वेद से क्या संबंध है? वेद तो बिल्कुल अलग है, उसमें तो प्रार्थनाएं हो रही हैं, वहां तो सूर्य की प्रार्थना हो रही है। उससे और स्पीड ऑफ लाइट्स में क्या मतलब है? दोनों बिल्कुल अलग है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमें मेजरमेंट करना होता है। फिर चौथी बात इसमें आती है कि सायणा ने अगर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ किया भी था तो उनके स्टूडेंट्स भी रहे होंगे या उनके फॉलोअर्स भी रहे होंगे जो उस ज्ञान को आगे बढ़ाए होंगे। और जब स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने मेजर कर ली थी तो कुछ और भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय विदेशियों के कंपेयर में बैकफुट पे थे। इनके पास उतने अच्छे हथियार भी नहीं थे, इवन तोप भी नहीं थे कि ये विदेशियों से फाइट कर पाए। तो ये भी बड़ी कपोड़पंथी सी बात लग रही है। तो इस तरह से सायणा पे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि अगर उनके पास यह ज्ञान था तो उसके बाद से फिर यह ज्ञान लुप्त कैसे हो गया और फिर अचानक से पिछले 50 सालों में यह बात इतनी हाईलाइटेड कैसे हो गई। तो ये जो सुभाष कांक महोदय हैं, इसी में आगे ये लिखते हैं कि जो सायणा की कमेंट्री है वो 1395 की है और प्रिजर्व है सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ोदरा में, और उसके लिए रेफरेंस 3 बताते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे पुरानी पांडुलिपि मिली है ऋग्वेद की वो 1464 एडी की है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भारत सरकार ने खुद ही जो यूनेस्को को अपना नॉमिनेशन भेजा है ऋग्वेद को सबसे पुराना स्क्रिप्चर बताने के लिए, उसमें दिया हुआ है। इसके लिए मैंने और भी कई सारे रिसर्च किए, जैसे नमामि गवर्नमेंट इन इंडिया पे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट एट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, वहाँ पे रखा हुआ है। तो इनका कांक महोदय का ये बात तो पूरी तरह से गलत हो जाता है कि सबसे पुराना जो 1395 का ये बता रहे हैं वो बड़ोदरा में रखा हुआ है। बेसिकली मैं यूनेस्को का वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसके राइट साइड में नॉमिनेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस नॉमिनेशन फॉर्म पे पूरी डिटेल्स दी हुई है, किसने सबमिट किया था। ये वीडियो 17 में भी आप देख सकते हैं। और इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1464 एडी में सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि भोजपत्र पे लिखा हुआ है। तो यही बात कांक लिखते हैं लेकिन वो गलत डेट बताते हैं। तो एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि सायणा का कोई भी ऐसा पुराना कमेंट्री अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपको पहचानना हो संस्कृत के वर्ष पुराने हैं और नए हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप उन शब्दों को पढ़िए। जो पुराना पन्ना आपको मिला है 1464 एडी का, उसकी लिखावट बिल्कुल अलग है और ये जो सायणा के नाम पे बताया जा रहा है ये बिल्कुल लिखावट अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पिछले 100 सालों की है। यह उसी तरह से है जैसे मैंने वीडियो 19 में और 15 में भी दिखाया था कि कैसे 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने अमेरिका में पहली बार एरोप्लेन उड़ाया तो उसके बाद से 1904 से लेकर 1918 के बीच में भारत के ही एक वैदिक गपोड़े सुब्बाराव शास्त्री ने एक विमान शास्त्र लिख डाला संस्कृत में और उसको भारद्वाज के नाम पर प्रचारित कर दिया कि ये भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है और बहुत पुराना है। फिर जांच हुई और पता चला कि ये तो पूरी तरह से फर्जी है। खैर अब आइए देखते हैं जो ये मंत्र सायणा के नाम पे पेश किया जा रहा है उसमें भी कुछ फॉल्ट है या वो सही है। अब जो ऋग्वेद का मंत्र था, एक्चुअल मंत्र, उसका मतलब था अर्थात हे सूर्य तुम त्रिवगामी एवं सर्व सुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशित करने वाले हो। और ये बताया जा रहा है कि इसी को महर्षि सायण ने पढ़कर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उससे प्रकाश की गति बता दी, जिसका मतलब है आधे निमेष में 2202 योजन का मार्गक्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार है। और इसकी गणना करने के लिए अलग अलग किताबों का हवाला लिया गया है। जैसे महाभारत के शांति पर्व से ये उठाया कि 15 निमेष इक्वल 1 काष्ठा होता है और इसी तरह से एक दिन में 1 अहोरात्र होता है। तो इस तरह से ये पूरी कैलकुलेशन कर दिया कि 24 घंटा बराबर कितने निमेष होंगे और निमेष के लिए इनने जो भी ये डेटाज है इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इससे वैल्यू आ गई हाफ निमेष इक्वल 0.1056 सेकेंड। फिर इसके बाद योजन का इन्होंने बता दिया कि योजन दूरी का मात्रक है और 1 योजन बराबर 9.09 मील बता दिया और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने प्रकाश की गति निकाल दी 189,547.15909 मील प्रति सेकेंड। साथ में यह भी बता दिया कि जो एक्चुअल प्रकाश की गति है वह है 186,286 मील प्रति सेकेंड। मतलब डिफरेंस है लेकिन लगभग में ये सही है। आइए अब इसका डीएनए एनालिसिस करते हैं कि क्या यह सही है या ऐसे ही ये भी वैदिक गपोड़ों की तरह गपोड़पंथी है। अगर ये एक पल के लिए यह मान भी ले कि सायण ने यह मंत्र लिखा था तो इस मंत्र में कहीं भी सायण ने यह नहीं बताया कि यह स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए है, वैक्यूम में है या एयर में है, वाटर में है या किसी अन्य लिक्विड या मटेरियल में है। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने वीडियो 26 में बताया कि दयानंद सरस्वती जो यजुर्वेद का भाष्य किए हैं अध्याय 33 मंत्र 43
उसमें उन्होंने सूर्य को आता जाता हुआ बताया। और यह सभी जानते हैं कि जब एक इंसान पृथ्वी पर होगा और वह सूर्य को देखेगा तो उसे सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ जाता हुआ दिखेगा। हालांकि रियलिटी इसका उल्टा होता है। तो इससे यह पता चलता है कि दयानंद सरस्वती जो है वो सूर्य को पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए बता रहे हैं अपने भाष्य में। अब अगर सायण 14वीं शताब्दी का था, उसने स्पीड ऑफ लाइट तक ज्ञात कर ली थी, और दयानंद सरस्वती आधुनिक युग में पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने वेद से विज्ञान टपकाने की कोशिश की, तो इन्हें यही बात नहीं पता थी। यानी कि इन लोगों के अनुसार जब भी विज्ञान टपकता है, कभी इतिहास में टपक जाता है, कभी बीच में टपक जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो सायण की बात हो रही है वो स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो सूर्य के चलने की बात कह रहा है। क्योंकि तभी दयानंद सरस्वती भी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि सूर्य ही आता जाता है। थर्ड लूप होल इसमें है कि अगर प्रकाश में 14वीं शताब्दी में सायण ने कुछ वर्क किया था तो उसके लिए कुछ स्पेशल शब्द इस्तेमाल करता। जैसे विज्ञान में देखा गया है, फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट हर्ट्ज दे दी गई, एक शब्द ही अलग आ गया फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी तरह से बहुत सारे शब्द आए और उनका अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन वेदों में कहीं भी प्रकाश के लिए प्रकाश शब्द या लाइट शब्द या इस तरह का कोई अलग शब्द नहीं इस्तेमाल है, बल्कि उसमें वही शब्द इस्तेमाल है ज्योति। और ज्योति का मतलब तो दिया भी होता है, किसी भी दीप के जलने को भी ज्योति ही कहा जाता है। तो ये कोई अलग वर्ड नहीं था, बल्कि एक ही वर्ड से ये काम चला रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश पे इनका कोई भी रिसर्च वर्क नहीं था, बल्कि ये पिछले कुछ सालों से जबरदस्ती इसमें भी विज्ञान टपकाने का प्रयास कर रहे हैं। लूप नंबर 4, अगर यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि निमेष जो यूनिट होता है वो बेसिकली आंखों के पलकों की ब्लिंकिंग को कहते हैं। यानी कि आंखों की पलकें जितना समय लेती है झपकने के लिए उसको एक निमेष कहते हैं। अब जरा सोचिए, जितने भी इंसान हैं उन सबके पलक झपकने का टाइम अलग अलग हो सकता है। यानी कि इनका जो यूनिट है वो कांस्टेंट न होके मूवेबल है, या यूं कह सकते हैं चेंजेबल है। यानी कि हर बंदे के लिए ये वैल्यू बदल जाएगी और पूरे जब 24 आवर्स में हम ये काउंट करेंगे तो ये वैल्यू काफी डिफर कर जाएगी। फिर इसमें यह भी है कि इनकी जो गणना हो रही है ये सारी चीजें अलग अलग जगहों से जुटाई जा रही है। ये वेद में भी कहीं मेंशन नहीं है। कोई चीज भागवत गीता से उठाई जा रही है तो कोई महाभारत के शांति पर्व से उठाई जा रही है। इसके बाद से नेक्स्ट लूप होल है कि इसमें जो ये बताया जा रहा है कि 2202 योजन चलता है, ये वैल्यू अचानक से कहां से आ जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भाई आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, बिना एक्सपेरिमेंट के आपने ये वैल्यू कहां से ला दी 2202 योजन। और इसमें योजन भी आपका बदलते रहता है। कहीं पे योजन आप बताते हो कि 6 माइल है और कहीं पे 9 माइल, यहाँ पे 9.09 माइल, ये आपका योजन भी बदलते रहता है। यानी कि आपका जो यूनिट है वो मूवेबल है, चेंजेबल है। तो जब इसमें हम थोड़ी सी भी वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरी की पूरी जो फाइनल वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू चूज कर रहे हो? जो मन में आया, जहां से मन आया, जो फिट बैठ रहा है उसी को लाके आप यहाँ लगा दोगे और जोड़ के बता दोगे कि हाँ भाई इतना आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है इसमें। दूसरी बात कि बिना एक्सपेरिमेंट के अचानक से ये वैल्यू आपने कहां से चूज कर ली? आपको कैसे पता चला कि जो पलक झपकती है उसके आधे समय में ही 2202 योजन प्रकाश चलता है? जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे पहले गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था। स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए वो अपने एक साथी के साथ 2 नजदीकी माउंटेन हिल्स पे गए और उन दोनों ने लालटेन पकड़ रखा था। वो उसे ब्लिंक करते थे और समय नोट करते थे। लेकिन उनके समय में दिक्कत ये थी कि कोई एक अच्छा सा घड़ी नहीं था, समय नोट करने का टाइम नहीं था, जो एक्यूरेसी थी समय की वो सही नहीं थी। तो इस कारण से उनका एक्सपेरिमेंट बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाया। गैलीलियो ने यह एक्सपेरिमेंट 1630 एडी में किया था ताकि वो प्रकाश की लाइट को माप सके। फिर इसके बाद जो डच एस्ट्रोनॉमर थे हाइजेंस, उन्होंने 1656 में पेंडुलम का आविष्कार किया और उससे टाइम की एक्यूरेसी बढ़ गई। और उसी के आधार पर फिर से एक डच एस्ट्रोनॉमर थे रोइमर, जो 1644 से 1710 के बीच में थे। उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट किया जो कि 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। तो हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में रोइमर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर लेते हैं और ये अब तक का सबसे बेस्ट मेजरमेंट था। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर ये रिजल्ट देते थे। लेकिन सायण के केस में न कोई एक्सपेरिमेंट है, न कोई रिजल्ट है, और न ही ये प्रूफ कि सायण ने कुछ लिखा है। जबकि देखा यह जा रहा है कि पिछले 50 सालों में सायण के नाम पे कई सारी किताबें धड़ाधड़ लिखी जा रही है। अब 1995 में B.R. मडोक ने उनकी जीवनी लिख डाली। फिर 1993 से सुभाष कॉक ने लगातार उस पर पेपर पब्लिश कर रहे हैं। कुल मिला के सायण को हाईलाइट किया जा रहा है और इन लोगों ने खुद ही इस तरह के मंत्रों की रचना की है पिछले 100 सालों के अंदर ही, जैसा कि उस मंत्र को देख के लग रहा है। दूसरी बात कि अगर इनने रचना
नहीं की है तो उसकी ओरिजिनल पांडुलिपि बतानी चाहिए, और जो ओरिजिनल पांडुलिपि बता रहे हैं वो ऋग्वेद को बता दे रहे हैं, और ऋग्वेद में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसे साफ पता चलता है कि ये पूरी तरह से गपोड़पंथी है। दरअसल इनके पास न कोई प्रूफ है न एक्सपेरिमेंट है, इन्हें पहले से ही पता चल चुका है कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, तो उसके नाम पे इन्होंने एक मंत्र लिखा है और उसी मंत्र को इन्होंने प्रचारित कर दिया कि यह सायण के द्वारा लिखा हुआ है, और ये 14वीं शताब्दी का है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। दरअसल इस तरह की गपोड़बाजी करने में ये वैदिक गपोड़े अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में इनके साथी हैं। अगर आप अलग अलग देशों में जाएं तो आप पाएंगे कि इन्हीं की तरह बहुत सारे गपोड़े हैं। जैसे पर्शियन जो हैं, उनका दावा है कि उनके पास प्राचीन काल में बैटरी थी। अगर इजिप्ट में जाएं तो उनका दावा है प्राचीन काल में उनके पास लाइट बल्ब्स थी और एलियंस ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। इसी तरह से ग्रीक्स देशों में यह प्रचारित किया जा रहा है कि उनके पास प्राचीन काल में कंप्यूटर था। अफ्रीकन के पास जाएं तो उनका ये कहना होगा कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वो सारी की सारी उनके देश में थी, बस ग्रीक जब से आए वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी लेकर चले गए। इसी तरह से जो एटलांटियंस हैं, जिसकी खोज प्लेटो ने की थी, उन लोगों का भी यही दावा है कि उनके पास भी सारी टेक्नोलॉजी थी और ये लोग चुरा ले गए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये सायाना के नाम पे जो ऋग्वेद की बात हो रही है पूरी तरह से गपोड़पंथी है, और उसका नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि इस मंत्र को यह बताया जा सके कि यह पुराना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सके कि ये वैदिक गपोड़े कुछ भी श्लोक पिछले 150 सालों में गपोड़ कर लोगों को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं कि इनके वेदों से विज्ञान टपक रहा है, जबकि ये पूरी के पूरी तरह से गपोड़पंथी है। न कोई एक्सपेरिमेंट न कोई रिजल्ट, सिर्फ मुंह से गपोड़ देना है कि ये हो गया था, ये हो गया था। भाई ये नंबर कहाँ से आया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने गया हो और टिक मार के चला आया हो, क्योंकि उसे आंसर पहले से पता हो कि इसी पे टिक मारना है। भाई कैसे आपने टिक मारा, ये तो सही हो गया, तो उसे ये पता ही नहीं है कि ये कैसे आया, बस उसे टिक मार देना था। यही हाल है इन वैदिक गपोड़ियों का। जो जो आविष्कार हो चुके हैं, जो जो आविष्कार होते जा रहे हैं, उसको ये प्राचीन भारत में अपनी उपलब्धि के नाम पर बताकर पता नहीं कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं। भारत के पास ऑलरेडी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। भारत में कई सारे बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और इस तरह के सैकड़ों विश्वविद्यालय थे। भारत ने डेसिमल सिस्टम दिया है, चिकित्सा दिया है, खगोल शास्त्र में भी काफी आगे था। बहुत सारी उपलब्धियां हैं भारत की, लेकिन फिर भी ये जो आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियां आ रही हैं उसको भी ये पचा नहीं पा रहे हैं और गपोड़पंथी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।